नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। इसमें हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो हर एक की काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। यहाँ हम चैप्टर नंबर 28 जो हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करें। प्रीवियस 3 वीडियोस में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या नाम है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्स हार्मोन। प्राइमरी सेक्स हार्मोनी ऑर्गन, इसे हम कहते हैं प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग के रूप में किसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है? ओवरी को। ओवरी को प्राथमिक जननांग कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ओवरी मतलब अंडाशय। सेकंड आता है ओविडक्ट, यानी कि अंडवाहिनी। इसका एक और नाम है ओविडक्ट का फॉलोपियन ट्यूब। काफी बार पूछा जाता है, काफी प्रसिद्ध नाम है फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। थर्ड आता है यूट्रस, यानी कि जिसे हम वोम्ब भी कहते हैं। इसे गर्भाशय या कोख कहा जाता है। कोख, सॉरी 3 हो गए। चौथा आता है हमारा सर्विक्स। इस सर्विक्स को हम कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये गर्भाशय का ही पार्ट है, इसे हम गर्भाशय में भी पढ़ेंगे आगे। उसके बाद वेजाइना, यानी कि योनि। मैं वेजाइना यूज करूंगी और कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी आएंगी। तो इसमें मेन आता है प्राइमरी सेक्स हार्मोन, किसे कहा जाता है? ओवरी को, यानी अंडाशय को। प्राथमिक जननांग कौन सा है हमारा? ओवरी। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ होता है हमारी बॉडी में। उसके लिए हमें कोई फीमेल बनानी होगी। तो यहाँ हम एक लड़की ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए इसका कहाँ कौन सा पार्ट है। आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है वो एक खाली ड्रम के जैसे होती है। इसमें बीच में डायफ्राम होता है। यह डायफ्राम 2 कैविटी को अलग करता है। दो कैविटी कौन कौन सी हो गई? एक ऊपर वाली कैविटी जिसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। एक नीचे वाली कैविटी जो डायफ्राम के नीचे है, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये हमने काफी विस्तार से पढ़ा है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने थोरेसिक कैविटी की बात की थी, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें हमने एब्डोमिनल कैविटी की बात की थी। इसे वक्ष गुहा कहेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाली को उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। और इस पूरे को हम कहते हैं सिलोम। तो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे इस पार्ट में जहां मैंने पैरेट कलर किया है, वहां पर इस खाली ड्रम को मैं ब्राउन कलर से बना देती हूँ, साफ दिखाई देगा।
ये जो जगह है इसे हम कहते हैं पेल्विक रीजन, यानी कि श्रोणी भाग। इस पेल्विक रीजन में होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ इस तरीके से हमारा गर्भाशय और फिर यहाँ से वेजाइना होती है बाहर की तरफ। ये यहाँ अच्छे से नहीं बन रहा, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है, एक एक का नाम बताया जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ काफ़ी कम जगह, हम नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी आती है यूट्रस, गर्भाशय। तो इस गर्भाशय में यहाँ से पतली सी पहले ट्यूब निकलती है। ये ट्यूब पहले पतली होती है, आगे जाने पर ये बीच में स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये काफ़ी पतला होता है, आगे जाके ये मोटी हो जाती है इस तरीके से। फिर इसमें कुछ फिंगर टाइप्स में स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, हर एक का नाम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में तो छोटी होती है पतली, बाद में थोड़ी मोटी हो जाती है, वाइडेड हो जाती है, और फिर आगे उसकी ब्रांचेस टाइप में हम कह सकते हैं बढ़ जाती है। अब इन्हें हम क्या कहेंगे, इनका नाम है अंडवाहिनी, फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। इसकी लेंथ कितनी होती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ है। अंडवाहिनी से कहते हैं हम, 2 अंडवाहिनियाँ होती हैं गर्भाशय के दोनों साइड में, 2 अंडवाहिनियाँ निकलती हैं, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब निकलती हैं, या इसे हम ओविडक्ट भी कह सकते हैं। इस गर्भाशय के नीचे की ओर इस तरीके से, सेम कलर से कर दिया, कोई नहीं, नीचे की तरफ, गर्भाशय के नीचे की तरफ क्या बताया मैंने आपको, ग्रीवा। इसका नाम है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम कहते हैं सर्वेक्स। इसके नीचे हमारी होती है वेजाइना। वेजाइना, ये हमारी वेजाइना यानी कि योनि। हमारी जो अंडवाहिनियां हैं, ये आगे फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये काम क्या करती हैं, यहाँ पे हमारी एक बादाम की शेप, क्या आलमंड शेप की एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है यहाँ इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं ओवरी। ये दोनों साइड होती है। ओवरी यानी कि अंडाशय, अंडाशय 2 होते हैं, अंडवाहिनी 2 होती है, लेकिन गर्भाशय एक होता है, और वेजाइना यानी योनि एक होती है। तो देखिए ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं आपको इसमें पहले अंडवाहिनी के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, ओवरी के बारे में हम काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। अंडवाहिनी का जितना भी होगा काफ़ी स्मॉल दिया हुआ है हमारी बुक में, यहाँ मैं आपको बता दूंगी कि इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे आगे का काफ़ी छोटा आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये बाद में बड़ा हो गया, और लास्ट में इसकी फिंगर टाइप्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये हमने बताया था, ये है हमारा यूट्रस। यानी गर्भाशय, गर्भाशय एक है, गर्भाशय ग्रीवा एक है, और वेजाइना एक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, या इसे हम अंडवाहिनी कहते हैं। हम फीमेल जो होती है इनमें 2 अंडवाहिनियां होती हैं, जो कि काम क्या करती हैं। पहला इसका आता है काम। ये काम करती हैं, जो यहाँ से इन ओवरीज से जो अंडाणु बनेंगे, एग्स जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ से ले जाएंगी गर्भाशय के पास, या स्पर्म के पास। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो यहाँ से आते हैं, वो इस एग के साथ ले जाने, इन दोनों को मिलाने का काम करती है हमारी ओविडक्ट। तो ओविडक्ट का पहला काम है अंडाणु को अंडाशय के अंदर, अंडाशय से गर्भाशय में प्रवेश कराना। इसकी लेंथ भी बता दी गई है आपको, 10 से 12 सेंटीमीटर।
तो इस ओविडक्ट में आपको 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। ये पार्ट जो आपको काफी स्टार्टिंग में काफी छोटा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है इस्थमस, जिसे हिंदी में कहते हैं, काफी अजीब सा नाम है, स्थल डमरू मध्य। तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए इस्थमस, इस्थमस। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, जो काफी मोटा आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, इसे हम कहते हैं एम्फ्यूला। यानी तुम्बिका। थर्ड, ये जो अंगुलियों के टाइप में, जो फिंगर्स टाइप में आगे स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रस, FIMBRIAS, फिम्ब्रस। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फिम्ब्रस। तो हमारी ओविडक्ट, या हम कह सकते हैं हमारी फॉलोपियन ट्यूब, इसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अंडवाहिनियां 2 होती हैं। इसके 3 बताइए। जो सबसे आगे पतला जो शिरा होता है उसे स्थमस कहते हैं, जो फूला हुआ भाग है उसे एम्फिला कहते हैं, और जो आगे फिंगर टाइप में है उसे इम्फिब्रिस कहते हैं। तो इस इम्फिब्रिस का काम क्या है, यहाँ से जो अंडाणु निकलने वाले हैं, एग्स निकलने वाले हैं, उन्हें ये इस तरीके से इस ओवरी पर इस तरीके से सहलाता रहेगा और यहाँ से अंडाणु ग्रहण कर लेता है। ये अंडाणु जाते हैं यहाँ से एम्फ्यूला से स्थमस से। अब निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता है एम्फ्यूला में। यहाँ से मेल गैमेट्स आते हैं और यहाँ से फीमेल गैमेट्स, यहाँ दोनों फर्टाइल होते हैं। निषेचन क्रिया एम्फ्यूला में होती है, फॉलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। ये आपको याद रखनी है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में। ओविडक्ट में कहाँ पर? एम्फ्यूला में। एम्फ्यूला में, एम्फ्यूला कहाँ है? ओविडक्ट में। यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है मतलब फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट दोनों मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, यहाँ पर युग्मनज बनाएंगे। और जो ये युग्मनज बनेगा यही बेबी होता है, जो यहाँ पर आता है गर्भाशय में, बेबी पलता है, यानी कि बड़ा होता है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, थोड़ा उटपटांग सा बना है, लेकिन हम इसमें बता देंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो इसमें ये हमारा गर्भाशय है, ये 2 अंडवाहिनियां हैं जो आपको पैरेट कलर की दिखाई दे रही हैं। ये है हमारी ओवरीज, ये है हमारा गर्भाशय ग्रीवा, और ये है हमारी योनि यानी वेजाइना। तो सबसे पहले हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी ओवरीज हैं, एक ओवरी, दोनों को हम ओवरीज लिख रहे हैं, दोनों को एक साथ लिख दिया गया। हमारी ओवरीज में कितने एग्स होते हैं? 2 से 4 मिलियन। 2 से 4 मिलियन एग्स होते हैं, लेकिन उनमें से मैच्योर हो पाते हैं ओनली 400 एग्स। 2 से 4 मिलियन एग्स में से 400 एग्स ही मैच्योर हो पाते हैं। जो लड़कियां होती है, गर्ल्स, उनमें अंडाणु तभी बन जाते हैं जब वो अपनी माँ के कोख में होते हैं, यानी जब वो बर्थ ही नहीं लेती हैं, उससे पहले ही उनके शरीर के अंदर अंडाणु बन जाते हैं, एग्स बन जाते हैं। तो 2 से 4 मिलियन एग्स हैं, लेकिन इनमें से ओनली 400 एग्स ही मैच्योर हो पाते हैं। इन ओवरीज का काम क्या है? अब इसका फंक्शंस देख लेते हैं। पहले हम यही साथ में लिखते चलते हैं, तो दूसरा पेन से यूज करेंगे, हम दिखाई दे, ताकि इसका काम है अंडाणु बनाना, फीमेल गैमेट्स बनाना। फीमेल गैमेट्स को हम ओवम कहते हैं, यानी अंडाणु, ये इसका निर्माण करती हैं। दूसरा, ये काम करती हैं 2 हार्मोन रिलीज करने में। उन 2 हार्मोन्स का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
तो हार्मोन रिलीज करती हैं। अब हम देखेंगे कि इस ओवरी के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे ये एग्स बनते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से एक बात बता देती हूँ। ओवरीज के अंदर एग्स बनते हैं। ये एग्स ना यहाँ इस अंडवाहिनी में चले जाते हैं और यहाँ एम्फ्यूला में, यहाँ से मेल गैमेट्स आ जाता है जो यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं एम्फ्यूला में। ओविडक्ट में एम्फ्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अब इस ओवरी में ये ओवम कैसे बना, फीमेल गैमेट कैसे बना, ये हम देखेंगे विस्तार से। तो यहाँ हम टॉपिक डाल लेते हैं हमारा ओवरी, यानी कि अंडाशय। अंडाशय में कितनी लेयर्स होती हैं और किस तरीके से ओवम का निर्माण होता है और ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कैसे रिलीज किए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हम पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्लैक कलर से बनानी है। ये बादाम के शेप की होती है, आलमंड शेप की। अब इसमें हमारी बुक में इसकी लेंथ भी दी हुई है। ये है 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। और जैसा कि आपको पता है, हमारे अंदर ओवरी की संख्या 2 होती है, जो कि अंडाशय की साइड से लगी हुई होती है। यहाँ हमारी ओविडक्ट आती है जिससे टच रहती है, और इस साइड हमारा यूट्रस आता है, यानी गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है वो यहाँ से कुछ लिगामेंट से जुड़ी हुई है और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से कुछ लिगामेंट्स से जुड़ी हुई है। इन लिगामेंट्स का क्या नाम है? इन लिगामेंट्स का नाम है मेसोवेरियम। क्या नाम है? मेसोवेरियम। हमारी ओवरी, देखिए आप डायग्राम में देखिए, हमारी जो ओवरी है ये कुछ लिगामेंट से इस यूट्रस से जुड़ी हुई है और कुछ लिगामेंट्स से इस फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी से जुड़ी हुई है। ये जो लिगामेंट्स हैं यानी जो तंतुरिज्जु हैं, इनका नाम है मेसोवेरियम। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये हमारी ओवरी है। इसमें बीच में यहाँ पर इसका ये जो पार्ट है ये स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा के भी 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक यहाँ अंदर की साइड, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेड्यूला। ये अंदर है, बाहर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ है। इस कारण से इंटरनल मेड्यूला भी कहते हैं, इंटरनल मेडुला। और जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये बाहर की तरफ है, इसको चारों तरफ से घेरे हुआ है। मेडुला जो है ये अंदर की साइड, इसको चारों तरफ से घेरे हुए है हमारा कॉर्टेक्स। इस कारण हम इसे परिधीय कॉर्टेक्स कहेंगे, यानी पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरल कॉर्टेक्स, अंदर की साइड इंटरनल मेडुला और बाहर की साइड पेरिफेरल कॉर्टेक्स। हमारी जो ओवरी होती है अंडाशय, और जो मेल में वृषण होता है, टेस्टिस जो होती है, ये एक ही जो टेस्टिस 3 लेयर से घिरी हुई थी, वही 3 लेयर इस ओवरी के अंदर होंगी। अगर आपको उनके नाम पता है तो जल्दी से लाइव चैट में लिखिए कौन कौन से नाम हैं उनके। अब हम इसमें समझेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पूरी ज़्यादा लेबलिंग हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कम जगह बची है वो लेयर्स बनाने के लिए और उसके अंदर जो हमारी ओवरिन फॉलिकल्स होंगे उनके लिए। तो यहाँ हम बनाते हैं एक डायग्राम। ये है हमारी ओवरी। तो इस ओवरी में हम 3 लेयर्स बनाने वाले हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से मैं बना रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाइए, आपको डायग्राम काफ़ी इजी तरीके से याद हो जाएगा। एक लेयर ये बन चुकी है, ये बीच की लेयर है, मतलब इसके बाहर एक लेयर और है। यहाँ इस तरीके से एक बाहर की तरफ लेयर है
और एक इस जो ये लेयर दिखाई दे रही है आपको क्यूबोइडल सेल से बनी हुई, एक इसके अंदर की तरफ लेयर है इस तरीके से। इन तीनों लेयर्स का नाम क्या क्या है? ये एकदम टेस्टीज जो होती है उनके 3 लेयर्स की तरह ही है। अगर आपको इनके नाम पता है तो जल्दी लिखिए लाइव चैट में क्या क्या नाम है इनका। सबसे अंदर वाली का नाम है ट्यूनिका प्रोपेरिया। ट्यूनिका प्रोपेरिया। उसके बीच में जो बाहर की लेयर और अंदर की लेयर, इसके बीच में जो आपको ब्लैक कलर की लेयर दिखाई दे रही है, ये है हमारी जर्मीनियल एपिथेलियम। इसे जर्मीनियल एपिथेलियम इसलिए कहा गया था, पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसी से स्पर्म का निर्माण होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो गलत थे। तो इसका नाम चेंज नहीं हुआ, यही रह गया। से उन्होंने सोचा यहीं से गैमेट बनता है, इसलिए इसका नाम जर्मीनियल एपिथेलियम निकाल दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे हमारे गैमेट का निर्माण नहीं होता है। लेकिन इसके नाम में चेंजेस नहीं किया गया, जो रख दिया था वही रख दिया। ट्यूनिका प्रोपेरिया, जर्मिनल एपिथेलियम, और सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो जर्मीनियल एपिथेलियम है ये क्यूबोइडल सेल से बनी हुई है, यानी कि घनाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और जैसा कि आपको पता है यहां पर हमारा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा जैसा कि हमने इस डायग्राम में बनाया था, ये बीच का भाग, सॉरी स्ट्रोमा नहीं, मेड्यूला, ये मेड्यूला है। और इस मेड्यूला काम क्या करता है? इस कोर्टेक्स भाग में तो काफी पुट्टिकाएं होती हैं, लेकिन यहां पर ब्लड वेसल्स जाती है। मेड्यूला में ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हमारा स्ट्रोमा नहीं, सॉरी मेड्यूला है। मेड्यूला, इंटरनल मेड्यूला। और जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा मेडुला के बाहर का, ये है हमारा कोर्टेक्स। तो देखिए यहां पे हमारी कई सारी फॉलिकल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पुट्टिकाएं। काफी सारी पुट्टिकाएं होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। कि आगे जाकर कुछ तो डिवीजन का कुछ विभाजन हो जाता है और कुछ आकार में बड़ी हो जाती है। और कुछ आकार में बड़ी होंगी। अब ये सारी हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। इसके आगे एक काफी बड़ी हो जाती है, वो कुछ इस तरीके से। ये सारी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, लेकिन जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है हमारी सेकेंडरी फॉलिकल है, जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसका क्या नाम है? ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर हो चुके हैं, इस कारण से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं। और इसका हिंदी में नाम है परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका। फॉलिकल को पुट्टिका कहा जाता है। जो ग्राफियन पुट्टिका है या ग्राफियन फॉलिकल, ये बाहर से जो लेयर से घिरी हुई है। देखिए मैं आपको इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखाती हूं। इस तरीके से है ये। तो इस तरीके से ये जो बाहर की लेयर है इसका नाम है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। दूसरे पेन से लिखेंगे, इसका नाम है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा।
इस मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से कुछ और टिश्यूज यानी कुछ और कोशिकाएं हैं, ये इस अंदर वाले सर्किल से जुड़ी हुई होती हैं। जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है और ये इसके अंदर की स्ट्रक्चर, इसके बीच में कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये जो खाली स्पेस है, देखिए एक कैविटी बनी हुई है, इसको हम कहेंगे फोलिक्यूलर कैविटी। फोलिक्यूलर कैविटी। और इस कैविटी के अंदर कुछ द्रव भरा हुआ है, कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे हम कहेंगे फोलिकुलर फ्लूइड। सॉरी, जो फोलिकुलर कैविटी है उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं फोलिकुलर फ्लूइड। फोलिकुलर फ्लूइड। और इस फोलिकुलर फ्लूइड के अंदर हमारा ओवम है वो तैरता हुआ रहता है, यानी इसके अंदर रहता है हमारी अंड कोशिकाएं। और जैसा कि आपको पता है हमारे अंदर ओवम है वो 2 से 4 मिलियन होते हैं, लेकिन उनमें से मैच्योर ओनली 400 होते हैं। और जो अंदर की साइड ये जो सेल्स हैं जिनके अंदर मैं अब ग्रीन कलर करने वाली हूँ, ये सेल्स, इस पूरी सेल को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब इसके बाद जो हमारी ये इनमेच्योर, हम इसे क्या कहें, इनमेच्योर एग कह सकते हैं, या हम इसे इनमेच्योर फॉलिकल कहें, ज़्यादा बेटर रहेगा, इनमेच्योर फॉलिकल। तो ये इनमेच्योर फॉलिकल जो है, यहाँ पर आप इसमें देखिए ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर तब होगा जब ये टूट जाएगा इस तरीके से। ये मैच्योर हो चुका है। अब ये जो टूट गया, ये कब मतलब मैच्योर होता है? मैच्योर से ये मैच्योर तब होगा जब हम 10 से 12 साल के हो जाएंगे। उस समय हमारी जो ग्राफियन फॉलिकल है ये टूट जाएगी, मैच्योर होने लग जाएगी। तो इसमें से जो ये एग होगा, ये होगा हमारा एग, और ये बाहर का जो कवरिंग होगी इसे हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम। इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम क्या काम करता है? अब यहाँ हमने देख लिया एग बन चुका है, या यहाँ से बाहर निकल जाएगा, या यहाँ से छोटा सा होल करके यहाँ से बाहर निकल आता है। और यहाँ पर हमारी जो ओविडक्ट थी उसकी आगे की फिम्ब्रियंस होंगी, फिंगर्स होंगी, जो इस एग को ले लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने देख लिया एग किस तरीके से बना है। अब यहाँ हम कुछ बातें देखेंगे इनमैच्योर से। इनमैच्योर हम इस तरीके से मान सकते हैं, इनमैच्योर से 10 से 12 साल की उम्र में ये मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने पर ये कैसा होता है देखिए इस तरीके से, और यहाँ होता है इसका एग। ये एग हो गया जिसे हम ओवम कहते हैं, अंड कोशिका, और ये हो गया हमारा कार्पस ल्यूटेनियम। ये जो कार्पस ल्यूटेनियम है ये एक पीले रंग की ग्रंथि होती है, और ये कार्पस ल्यूटेनियम स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन को। देखिए अब यहाँ से ये जो एग बन चुका है, ओवरी में एग बन गया, यहाँ से चला जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट में जो फेम्ब्रेन्स होते हैं इसे ले लेते हैं, और यहाँ से ये इस तरीके से मोशन करने लगता है, गति करने लगता है। अब देखिए आप कहोगे कि हमारे पास 2 ओवरीज हैं, तो फिर क्या हमारे पास एक साथ 2 एग बनेंगे? नहीं, एक मंथ एग बनता है इस ओवरी से, नेक्स्ट मंथ एग बनता है इस ओवरी से। ये एक सिस्टम होता है अपने आप ही इसके अंदर ही, कि एक एग इससे बनेगा एक महीने, अगले महीने इससे बनेगा। तो एग बन गया। देखिए एग बनते ही यहाँ से चला गया। कार्पस ल्यूटेनियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगा। ये प्रोजेस्टेरोन स्रावित क्यों करता है? कि यहाँ पे जो हमारा गैमेट बना है ये आगे मोशन करने लग जाए। दूसरा,
एग गैमेट के कारण, और दूसरा ये पॉसिबिलिटी रहती है, ये संभावना रहती है कि भाई ये जो एग गया है हमारा, ये फर्टिलाइज हो जाए इस मेल गैमेट के साथ मिलकर के जाइगोट बना ले। तो इस कारण से यूट्रस में यहाँ पर कुछ काफ़ी मोटी मोटी ब्लड वेसल्स बन जाती हैं इस तरीके से। क्यों बन जाती हैं? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने से यहाँ पर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट है वही तो बेबी बनाता है, तो फिर ये जो कैपिलरीज बनी है ये उस बेबी को पोषण देंगी। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? यूट्रस में पॉसिबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की। तो हमारा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? देखिए एग बन गया, एग यहाँ से चला गया अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में ये डालता है एग गैमेट के लिए, भाई एग गैमेट बन चुका है, ये ले चल जाती है। दूसरा, यहाँ ये कहता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? यहाँ इस अंडाशय में कुछ लेयर्स में ब्लड कैपिलरीज बना देते हैं, ताकि जो जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ही तो बेबी बनेगा, एम्फ्यूला में ही हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। ये तो आपको पता है, अभी बताया था मैंने। तो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट है ये बेबी का बनेगा आगे जाकर के, और ये कहाँ रहता है? गर्भाशय में, वोम्ब में। तो यहाँ पे इसे पोषण देने के लिए ब्लड कैपिलरीज हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारा जो कार्पस ल्यूटेनियम है ये रीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, यानी कि ये बना लेता है कार्पस एल्बिकेंस। दूसरे पेन से बना देते हैं, ये बना दिया इसने कार्पस एल्बिकेंस। ये जो कार्पस एल्बिकेंस है, इससे हमारी जो ये ब्लड कैपिलरीज बनी थी ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जब ये डाउन होंगी मतलब ये टूट जाएंगी, तो यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक चक्र। इनके ब्रेक डाउन से ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ये टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस ब्लीडिंग को ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक चक्र, या इसे आर्थो चक्र भी कहा जाता है। ये ब्लड कैपिलरीज ब्रेकडाउन क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो एग है वो हमारे जो फीमेल गैमेट यहाँ से चला गया ओविडक्ट में, और यहाँ से मेल गैमेट आता है, तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बेबी बनेगा, उससे जो ब्लड कैपिलरीज उन्हें पोषण देने लग जाएंगे। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, जब जाइगोट नहीं बनेगा तो बेबी भी नहीं बनेगा, तो ये ब्लड कैपिलरीज कुछ काम नहीं आएंगी और ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी, टूट जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका हमने सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए, बताया मैंने आपको, यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइक्लिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी ब्लड कैपिलरीज टूट जाती हैं। प्रोजेस्टेरोन से जो कार्पस ल्यूटेनियम बना था वो डिजनरेट होने लगता है, जिससे कार्पस एल्बिकेंस बनने लग जाता है, और उसके जस्ट बाद हमारा मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो हमारा वेजाइना है इसके साइड में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है बर्थोलिन ग्लैंड। ये काम क्या करती है? ये काम करती है, यहाँ से जो मेल गैमेट आएंगे, अगर यहाँ का पीएच, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ये अगर एसिडिक हुआ, एसिडिक होने से हमारे मेल गैमेट्स नष्ट हो जाएंगे। तो बर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, यहाँ पर इस नेचर को एल्कलाइन बनाने की कोशिश करता है, यहाँ पर कुछ स्नेहक ल्यूब्रिकेंट रिलीज करता है ताकि ये भाग नम बना रहे।
और इसका जो पीएच है वो क्षारीय रखता है। यहाँ का पीएच अगर एसिडिक हुआ तो यहाँ पर जो स्पर्म आए वो मर जाएंगे और वो आगे नहीं जा पाएंगे और ना ही क्या कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। तो ये काम करती है हमारी बार्थोलियन ग्लैंड। इसके यहाँ हमने सर्विक्स बताई थी और यहाँ पर एक सर्विक्स कैनाल होती है। सर्विक्स कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं। देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मान के चलिए फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ हमारा बेबी बनेगा, मान लीजिए जैसा भी है। तो ये बेबी यहाँ कैसे आएगा? डिलीवरी के टाइम ये आता है सर्विक्स कैनाल से, फिर यहाँ पर वेजाइना से, वेजाइनिंग ओपनिंग से बाहर निकलते हैं। तो जो सर्विक्स कैनाल और वेजाइनिंग ओपनिंग है ये दोनों मिलकर के बर्थ कैनाल कहलाती है, यानी कि जन्म नाल। यहीं से बच्चे की डिलीवरी हुई है तो इस कारण से हम कहेंगे बर्थ कैनाल। देखिए, हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया है, हमने ओविडक्ट के बारे में भी पढ़ लिया। 3 लेयर्स होती हैं, लेंथ कितनी होती है इसके 10 से 12 सेंटीमीटर, स्थमस, एम्फियोला और फिम्ब्रियस। तो इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेरा यूट्रस। यानी कि गर्भाशय, जिसे हम वॉम्ब भी कहते हैं, यानी कोख। इसी में हम जो बेबी होता है वो मैच्योर होता है, काफी बड़ा होता जाता है। तो देखिए, यहाँ हमने एक डायग्राम और बना लेते हैं समझाने के लिए। सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ। तो ये है हमारा यूट्रस यानी गर्भाशय। इस गर्भाशय का साइज होता है रिवर्स, या जिसे हम कहें इन्वर्टेड पियर शेप। यानी जैसे कि आपने नाशपाती देखी हो, नाशपाती का शेप कैसा होता है? इस तरीके का। अगर हम इसको उल्टा करें तो ये हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, आगे से काफ़ी मोटी होती है। तो ये है हमारी इन्वर्टेड पियर शेप, यानी उल्टी नाशपाती जैसी हमारी गर्भाशय की शेप होती है। हमारे यूट्रस का वजन होता है 300 ग्राम। जो हमारा यूट्रस है ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। देखिए 3 लेयर कौन कौन सी हैं? थोड़ा डार्क पेन ले लेते हैं। एक तो ये लेयर है जो ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही है। उसके अंदर एक और लेयर है जो आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है, और इसके अंदर एक और लेयर है जो मैं इस तरीके से कर्व शेप का बना रही हूँ। दिखाई दे रहा होगा आपको। तीनों सेम कलर हो गए, कोई बात नहीं, काम चला लेना। वैसे तो इन तीनों का नाम देखते हैं, क्या क्या नाम है। ऑरेंज कलर की जो लेयर है इसका नाम है पेरीमेट्रियम, जो सबके बाहर की तरफ है, इस कारण इसका नाम है पेरीमेट्रियम। यानी परिगर्भाशय। इसके अंदर जो पिंक कलर की लेयर है जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही हो, इसका नाम है मायोमेट्रियम, जिसे हम कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर। और सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम, जिसे हम कहते हैं अंतः स्तर। जो मायोमेट्रियम है ये हमारी स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। सॉरी, 1 मिनट वेट। स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, क्या काम करती है? जब यहाँ बेबी होता है तो डिलीवरी के टाइम में काफ़ी संकुचित हो जाती है, जिससे जो बेबी है वो आसानी से, या बेबी की आसानी से डिलीवरी हो सके, आराम से बाहर आ सके, संकुचित हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब गर्भाशय के 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट,
ये हमारा फंडस कहलाता है। ये हमारा सर्विक्स, और उसके नीचे ये बीच का ये भाग है, ये बॉडी, और सबसे नीचे का सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा। फंडस, काय और गर्भाशय ग्रीवा। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी कि मासिक चक्र या से आर्त चक्र भी कहते हैं। यहाँ ऊपर से लिख देती हूँ मैं नाम। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्त चक्र, जिसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं। ये जो हमारी गर्भाशय था, यूट्रस जिसे हमने वोम्ब कहा है, इसकी जो सबसे अंदर की जो लेयर है यानी कि हमारी एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्र के दौरान जो हमारे यूट्रस में एंडोमेट्रियम है, इसमें कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और ये 28 दिन के अंदर होता है। देखिए अब ये 28 दिन के अंदर होता है, तो इस बीच होता क्या है। स्टार्टिंग करते हैं हम 1 से 14 दिन के अंदर। 1 से 14 दिन के अंदर यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रेट किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया गया, छोड़ा गया, जिससे इनमेच्योर फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाता है। पहले 14 दिन में क्या हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया गया। अब 14वें दिन क्या होगा, इनमेच्योर हार्मोन मैच्योर हो जाता है एस्ट्रोजन के कारण। फिर यहाँ से जो ये एग बन चुका है ये जाता है इस अंडवाहिनी के अंदर 14वें दिन ही। इस अंडवाहिनी के अंदर जाता है और यहाँ पर मोशन करने लगता है। अब 14 से 28 दिन के बीच में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन स्रावित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इनमैच्योर था, ये जब मैच्योर होगा तो ये एग तो बाहर निकल जाएगा और जो ये हमारी कार्पस ल्यूटेनियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। और फिर इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है फर्टिलाइजेशन होने की। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलकर के जाइगोट बना लेंगे और जाइगोट ही बेबी बनाता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फीमेल गैमेट मेल गैमेट से नहीं मिले, तो यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स बनी थी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने करवाया था सब काम, तो ये जो ब्लड वेसल्स बनी है ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये 4 से 7 दिन तक चलती रहती है। तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने आज की वीडियो में स्टार्ट किया है देखना। सबसे पहले हमने ओवरी के बारे में बात कर ली, ओविडक्ट के बारे में और यूट्रस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ जो हमारी वेजाइना है उसके बारे में बात करेंगे और जो हमारे बाह्य जननांग यानी एक्सटर्नल जेनिथेलिया है उनके बारे में और साथ ही मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।